नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का सनबीम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ जो राजस्थान के पूरे राज्य में एक ही पेपर हुआ है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और इसको हम लगभग 3 भाग में पूरा करेंगे। और अब इसका भाग फर्स्ट है, आज इसका भाग फर्स्ट है जिसके अंदर एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स वाला कंप्लीट करेंगे। तो आपको इसको फुल समझना है, ध्यान से समझना है और देखना है। देखिए अब चलते हैं आगे। ये पेपर था आज का, सभी स्टूडेंट दे के आए होंगे, बहुत अच्छा पेपर था। और मैं ये कहता हूँ कि इस पेपर में से आपको जो वार्षिक परीक्षा होएगी उसमें कम से कम 3-4% देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है, आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कुल प्रश्नों की संख्या 20 थी, 70 मार्क्स का था। आगे देखिए, इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको बहुत काम की चीज़ें हैं। देखो अभी शीतकालीन का छुट्टियां लग गई हैं, बहुत लंबे समय तक छुट्टियां हैं। आपका 10th क्लास बोर्ड एग्जाम है, तो इसके लिए आपकी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन पेपर में अब की बार 36 नंबर के एक नंबर के प्रश्न हैं, जिसमें से 17 क्वेश्चन एमसीक्यू है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं और 1 लीनियर क्वेश्चन है। तो हम एक सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर कम से कम 10 वीडियो में आपको 17 क्वेश्चन एमसीक्यू के लेके आऊँगा। जब एक क्वेश्चन में, एक वीडियो में 17 क्वेश्चन रहेंगे तो 10 में कितने हो जाएंगे? 170 क्वेश्चन। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर न जानने की कोशिश करूँगा कि एग्जाम में आपको ऐसे कैसे मिल जाएं या फिर इनके कॉन्सेप्ट पे मिल जाएंगे। इसी प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स के लेके आएंगे, फिर 1 लीनियर। ऐसे चलते चलते आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आपको डेली वीडियो वॉच करना है, खूब अच्छे से देखना है, शीतकालीन छुट्टियों का उपयोग में लेना है, इधर उधर नहीं घूमना, क्योंकि आपको जब 100 बाई 100 नंबर लेके आने हैं तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। पहला क्वेश्चन यही था, बिल्कुल आसान था। प्रश्न नंबर 1 का पहला क्वेश्चन 12, 15 और 20 का एलसीएम ऑप्शन वाले प्रश्न थे। एक वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर कैसे किया जाता है ये भी बताऊंगा। और एक ज़रूरी चीज़ ये है कि प्लीज़ ये वीडियो अपने साथी को अवश्य शेयर करें, क्योंकि देखो किसी के कहीं काम में चीज़ आ जाए तो बुरी बात नहीं है, इसलिए अवश्य शेयर करें। मेरा यही है, बच्चे सबके बराबर होते हैं, स्टूडेंट सबका एक होता है। सब टीचर चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे के फुल में फुल मार्क्स आए, चाहे वो कोई भी स्कूल में पढ़ता हो, कहीं पे भी पढ़ता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 12, 15, 21 का आपको एलसीएम देना था। बिल्कुल आसान था, इसको करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही होता है कि 12 लिखिए, 15 लिखिए और 21 लिखिए। पेन का थोड़ा मोटा कर लेते हैं और इनका एलसीएम निकालना है तो आपको सिर्फ इस प्रकार करिए। सबसे पहले 2 का भाग देना है, 6 15 में नहीं जाता, ऐसे की ऐसे 21। फिर से 2 का जाएगा, 3, 15, 21। फिर 3 का 1, 15, 7, 5, 1, 1, 7 और 7। अब इन सबको गुणा कर देना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 को 3 से करेंगे 12, 12 को 6 से करेंगे 60 और 60 को जब 7 से करेंगे तो आ जाएगा 420। तो एलसीएम क्या आ गया जी? ऑप्शन नंबर बी, 420। तो पहले सवाल का आंसर 420 है। ठीक,
कई बच्चे ऐसे भी करेंगे कि एलसीएम होता क्या है कि जो संख्याएं दे रखी हैं 15, 12, 15, 21, इन संख्याओं का इन ऑप्शनों में भाग जाना चाहिए, प्रत्येक संख्या का, 12 का भी, 15 का भी, 21 का, वही एलसीएम होता है। करने का तरीका ये भी होता है। आई होप पहला सवाल समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, का एक शून्यक निकालना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं, यानी कि इनके जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज निकालने के देखो वही 2-3 तरीके, या तो ऑप्शन उठा के पुट करो, या फिर आप इसके फैक्टर करो, यानी कि गुणनखंड करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पे कुछ नहीं लगा होता है तो 1 लगा होता है। आपको इस 1 को और 8 को गुणा करना है, तो गुणा करने पर -8 आता है, और जो बीच में b है -2, यानी कि ऐसी 2 नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -2। तो -4 × 2, तो इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x और माइनस का 8। देखो मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा, एक बार कंप्लीट समझ लीजिए आप। अब यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4, यहाँ पे +2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4, x प्लस 2 और x माइनस 4 शून्य निकालने हैं, तो इनको 0 के बराबर रख दो। एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर तो आएगा x माइनस 2, एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर रखो तो आएगा 4। तो आंसर आ गए -2 और 4, -2 और 4, तो ऑप्शन नंबर बी। अब इसको डायरेक्ट देखो आप, ये तो आंसर, ये तो तरीका हो गया, लेकिन ऑप्शन का सवाल था तो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट देखो, बिल्कुल 10 सेकंड में होने वाला मेथड देखो जी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके आगे 1 लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको ये तो पता लग गया कि गुणा करने पर तो -8 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर भी -2। तो वो 2 संख्याएं आपने क्या लेनी, -4, 2, ये 2 संख्याएं थी, ये लग गया। अब पहला स्टेप तो ये पता कर लिया, तुरंत सेकंड स्टेप क्या है कि इनके आपको चिन्ह चेंज करने, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, या दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस में जाएंगे। तो ये माइनस का था तो प्लस में आ गया, ये प्लस का था तो माइनस में। अब जो एक्स स्क्वायर के आगे जो टर्म लग रही है, जो संख्या लग रही है, इसका भाग लगाओ, तो 1 लग रहा है तो 1, 1 लग रहा है तो 1। अब किसी भी संख्या में जब 1 का भाग लगाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो इसके शून्य क्या आ गए, 4, -2, 4, -2। तो ऑप्शन से करने का ये तरीका था, आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बाकी आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जब यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, दोनों जगह माइनस होता है, तो एक शून्यक आपका प्लस का आएगा और एक शून्यक आपका माइनस का आएगा। तो पहले तो वही ऑप्शन पकड़ो, तो इसमें दोनों माइनस के आंसर नहीं आएगा, इसमें दोनों माइनस के आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पे है, यानी कि ये दोनों तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, या तो आंसर ए है या आंसर ब है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको चिन्ह देखना है, यहाँ पे जिसका चिन्ह है, यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह है, क्योंकि जब यहाँ पे माइनस आएगा तो एक शून्य छोटा आएगा, एक बड़ा आएगा, तो जो माइनस का चिन्ह है इसका उल्टा चिन्ह प्लस का, तो बड़ा वाला जो आएगा प्लस का और छोटा वाला आएगा जो माइनस का। तो बड़ा वाला ये लो, माइनस का। बिल्कुल कैसे भी है, 4-5 मेथड है, लेकिन आपको सबसे अच्छा मेथड यही है, इससे करना चाहिए, ठीक है जी। तो आंसर ब। नेक्स्ट सवाल देखिए जी, 3rd नंबर का, बिल्कुल आसान था। 2-3 तरीके हैं ऑप्शनों से। रेखिक समीकरण युग्म x + y = 4, x = 2 हल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको x और y का मान ज्ञात करना था। देखो इस सवाल को आप या तो ऑप्शन से करो, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ फिर भी, अगर आपको कंप्लीट करना है तो x + y = 4, इसके नीचे लिखो x - y = 2। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट। 2x = 6, तो x बराबर आ गया जी 3, x का मान क्या आ गया जी 3। अब देखो ऑप्शन पकड़ो, इसमें 3 नहीं है, x इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो x किसी में है 3, तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है। फिर y का मान निकालना है, तो इस x का मान किसी भी ऑप्शन में रख दीजिए आप, 3 + y = 4, तो y बराबर आ गया 4 - 3, तो y बराबर आ गया जी 1।
हो गया जी x का मान 3, y का मान 1। ये मेथड है। दूसरा मेथड सबसे आसान है, ऑप्शन पुट करो, x का मान 3 लो, y का मान 1 यहाँ पे रखो, x का मान 3, y का मान 1, 3 + 1 = 4, एकदम सही। यहाँ पे रखा 3 - 1 = 2, एकदम सही। तो ऑप्शन नंबर ए, इस प्रकार भी कर सकते हो। ठीक है जी, सवाल नंबर 3 में कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट देखिए जी, बिल्कुल आसान है, आपको देखना है। 4 नंबर द्विघात समीकरण है, इनमें मूल होंगे, यानी कि मूलों की प्रकृति बतानी है। तो आपको एक जब पढ़े होंगे तो एक विविध कर डी, इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्क्रिमिनेट, तो डी निकालने का आपको एक फॉर्मूला बताया होगा, b² - 4ac। इसके बारे में, इससे हम 3 चीजें पता करते हैं। d = b² - 4ac। इससे कितनी चीजें पता करते हैं? 3 चीजें, यानी कि मूलों के बारे में जो रूट्स होते हैं उनकी 3 कंडीशन पता करती है। कैसे? पहली कंडीशन देखिए जी, यदि d का मान 0 से बड़ा है, यदि d का मान 0 से बड़ा है तो जो मूल होंगे वो रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट यानी कि वास्तविक एंड अलग अलग, अलग अलग। दूसरी कंडीशन देखिए जी, यदि d का मान 0 के बराबर है तो जो रूट्स होंगे वो रियल एंड सेम, रियल एंड सेम यानी कि वास्तविक एंड समान, दोनों रूट्स क्या आएंगे? समान। और तीसरी कंडीशन भी देख लेना जी, बहुत अच्छी कंडीशन है, यदि d का मान 0 से छोटा आ गया तो जो रूट्स होंगे वो होंगे काल्पनिक। कैसे होंगे? काल्पनिक, यानी कि वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि वास्तविक मूल नहीं होंगे। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो अब इसको चेक करते हैं जी। देखो जी, 2x² कंप्लीट लिखते हैं, 2x² + x + 4 = 0। अब d चेक करने के लिए b की वैल्यू चाहिए, a चाहिए और c चाहिए। तो यहाँ से आपको इसका व्यापक रूप पता होगा, ऑफिशियल ax² + bx + c बराबर होता है 0। तो x², अगर आपको a b c का मान नहीं निकालना था तो ऐसे सीखो, x² से x², तो a बराबर क्या बच गया जी? 2। x से x कुछ नहीं लगा होता तो a लगा होता है, b बराबर क्या आ गया जी? 1, और c का मान क्या आ गया जी? 4। पुट द वैल्यू, d = b² - 4ac। तो d बराबर b का मान क्या आया जी? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a का मान है जी 2, c का मान है जी 4, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 4 × 2 8, 8 को जब 4 से गुना करोगे आप तो क्या आ जाएगा? 32। और जब इसको घटाओगे तो -31। बोलो ये -31 क्या आया जी? d का मान 0 से छोटा आया। और जब d का मान 0 से छोटा है तो कंडीशन कौन सी लगती है? नो रियल रूट्स। तो इसका आंसर जाएगा कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने साथी को वीडियो शेयर करें, दिखाइए, नोट कराइए, कहीं ना कहीं उनके भविष्य में काम में आएगी। मैं डायरेक्ट आंसर टिक नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। ये 3 चीजें आपको आगे भी काम आएंगी। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5, ये एक एपी का था। इसके अंदर आपको एपी दे रखी है, क्या दे रखी है जी? एपी 3 7 11 ... और इसका आपको 10th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 10th टर्म। तो इसके लिए आपको जब भी 10th टर्म फाइंड करते हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, an = a + n - 1d। ठीक है जी, तो n का मान क्या हो जाता है यहाँ पे? जो सी टर्म फाइंड करनी है तो a10, a n का मान रखोगे 10 - 1d, तो a10 = a + 9d, ये आ गई। अब आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। अगर ये ऑप्शनों का सवाल है
तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे तो तब किया जाता है जब आपको थ्योरी में सवाल हो, यानी कि आगे लघुरात्मक आती है, लघुरात्मक में सवाल होता है तब। अगर आपको मैं बता देता हूँ, ये मैंने इसलिए किया है समझाने के लिए। अगर यहाँ पे आपको 10th टर्म पूछता है तो आप सीधे लिख सकते थे 10वीं टर्म होती है a + 9d। क्यों, देखो यहाँ पे जो 9 आया है वो 10 से 1 कम। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि 12वीं टर्म पूछता तो मैं लिख सकता था a + 11d। अगर यहाँ पे मैं 25वीं टर्म पूछता तो आप लिख सकते थे a + 24d। यही बन जाती है a25। आई होप समझ में आया होगा। तो इस सवाल में 10th टर्म पूछ रहा है तो 10th टर्म क्या निकल के आई, a10 = a + 9d। तो इस सवाल का आंसर निकालते हैं। तो सीधी 10th टर्म लिखो, a10 = a + 9d। a का मान क्या होता है, किसी भी एपी का प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म a होती है। तो a = 3 + 9 × d का मान क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वअंतर। और सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, d कैसे निकालते हैं, सेकंड अगली टर्म में से पिछला टर्म यानी कि 7 - 3 बराबर क्या आएगा 4। तो यहाँ पे रखिए जी 4। तो 3 + क्या आया जी 39। आंसर 39, ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आया होगा। तो चैनल को भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं आपको बता दूं, आपकी शीतकालीन की छुट्टियों में हम तैयारी कराएंगे, आपको शुरू से वीडियो बनाएंगे। इसी प्रकार MCQ के जो 17 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे उठते ही आपको मैथ का वीडियो मिल जाएगा। तो बिना सोचे समझे आप इस वीडियो को देखिए, सिर्फ सवाल रफ कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, लगाते रहिए, देखिए, लगाते रहिए, देखिए। और मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ लेके आऊँगा, आपको सारी चीज़ समझाऊंगा मैं। चलते हैं 5th नंबर का हो गया 6th नंबर पे। 6th नंबर का सवाल भी अच्छा था, बहुत अच्छा सवाल था। देखो जी, इसमें क्या पूछ रहा था, नीचे दिए गए त्रिभुज की कौन सी भुजाएं लंबवत हैं, यानी कि इन द गिवन ट्रायंगल विच साइड्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत, यानी कि 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर मिल रही हो, 90 डिग्री पर। तो देखो, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का, इंटरनल एंगल का कोण होता है 180 डिग्री। अब इसमें 30 का ये हो गया, 60 का ये हो गया, तो 90 तो ये हो गया, बच कितना गया 90। तो ये कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। और लंबवत का मतलब ही क्या होता है 90 डिग्री। तो देखिए इस 90 डिग्री पे ये भुजा यानी कि BC लंबवत है AC पर, या फिर ये बोल दो AC लंबवत है BC पर। तो AC जो लंबवत है BC पर, तो ऑप्शन नंबर ब, AC एंड BC दोनों भुजाएं क्या है जी लंबवत। दोनों भुजाएं क्या हैं लंबवत। आई होप समझ में आया होगा। चलो जी नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखो जी, बहुत अच्छा है जी। दो बिंदुओं, एक A है तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो, अब मैं आपको यहाँ पे ये एक रेखाखंड है A और B के निर्देशांक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जी -2, -4 और A के दे रखे हैं जी 2, 4। और ये कह रहा है इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य, यहाँ पे कोई मध्य बिंदु जिसको ओरिजिन बोलते हैं, तो आपको इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं x और y। अब इसके पीछे एक सूत्र आता है, जब भी आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने होते हैं, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जब भी निकालने होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता है। x निर्देशांक के लिए सिर्फ x1 + x2/2 और y के लिए होता है y1 + y2/2। ये आता कहाँ से है, इसको मैं पूरा, चलो एक बार मैं समझा ही देता हूँ। चलो बाद में समझाएंगे, जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब समझाएंगे। ये जब दो रेखाओं को m/n में विभाजित करता है, तो जो मध्य बिंदु में है तो इधर भी 1 हो जाता है, इधर भी 1 हो जाता है। चलो देख लो, देखो जब मध्य बिंदु में O है तो ये भी 1/1 में बट जाता है।
तो आप जब मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो x का जो फॉर्मूला होता है अंत विभाजन का वो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे m1 का मान भी 1 और m2 का मान भी 1, तो x बराबर 1 1 1 को जब x2 से गुणा करोगे तो x2, जब इससे गुणा करोगे तो x1 और नीचे 1 प्लस 1 करोगे तो 2। अब इसको कैसे भी लिख दो, तो ये किसके निर्देशांक निकल गए, मध्य बिंदु के। इस प्रकार निकलते हैं। पुट द वैल्यू, अब डायरेक्ट करो आप, y का भी ऐसे निकलता है, x1 y1 x2 y2 रखिए पुट। तो x क्या आएगा, x1 का मान 2, x2 का मान -2/2, तो ये 0 बन गया और किसी में 0 का बाहर लगाते हैं तो आता है 0। y निकालिए 4 - 4/2, ये भी क्या आ गया 0। तो मध्य बिंदु से निर्देशांक कितने आ गए, 0 0। तो ऑप्शन नंबर सी, मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए, 0 0। ये सीधा आपको टेबल में से देखना था अगले सवाल का आंसर, कोई बड़ी चीज नहीं थी। tan 60 का मान बताना था, टेबल में देखना था। ऑप्शन नंबर ब, सीधा आपको टेबल से देखना था। सवाल नंबर 9 बिल्कुल आसान है। मैंने पता नहीं कितनी ही बार बताया है, लेकिन देखो जब तो क्लास में बच्चे क्या है कि ध्यान कम देते हैं। भाई आपको ये कह रहा है कि ये कोई एक मीनार है, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई और छाया की लंबाई, ये इसकी छाया है, ये दोनों की लंबाई क्या है, समान। अगर मीनार की ऊंचाई h है तो छाया की लंबाई भी क्या है जी, h ही है। तो बस सूर्य का यूनियन कोण निकालना था, यानी कि आपको थीटा निकालना था। मैंने इतनी बार बताया है कि जब मीनार की ऊंचाई हो और उसकी छाया, मतलब कि लंब और आधार, ऐसे समझ लो, लंब और आधार का जब भी मान सेम होता है तो बिना सोचे समझे आप थीटा 45 डिग्री आंसर आएगा। बिना सोचे समझे थीटा बराबर क्या आएगा, 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। देखो अब ये निकालना है, तो लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का क्या होता है जी, tan थीटा। क्या होता है जी, tan थीटा। अब इन दोनों का मान सेम है, LBH ABH बराबर tan थीटा, h से h कटा 1 आ गया बराबर tan थीटा। अब बताओ एक tan थीटा होता है जी tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा। tan से tan कैंसिल आउट, तो थीटा बराबर कितना आ गया जी, 45 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आएगा जी, 45 डिग्री। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के रखना। ये ऐसा ही सवाल परीक्षा में आएगा, जब भी यहाँ पे मीनार कुछ भी दे सकता है, टावर दे सकता है, उसकी छाया वाया सेम है, लेकिन जब भी लंब बटे आधार, यानी कि लंब और आधार जब सेम लंबाई के होते हैं तो थीटा हमेशा 45 डिग्री बनता है। ठीक है जी, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10। वर्त की सबसे बड़ी जीवा, सोचने का विषय नहीं है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा हमेशा कहाँ से गुजरेगी, केंद्र से होकर, वर्त के केंद्र से होकर। और जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है, इसी का दूसरा नाम क्या है जी, व्यास। इसी का दूसरा नाम क्या है जी, व्यास। तो जो वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। एक चीज और बता दूं, त्रिज्या का दुगना क्या होता है जी, व्यास। डायमीटर क्या होता है जी, त्रिज्या का दुगना। और चीज सुन लो, एक वर्त के अंदर कितने व्यास खींचे जा सकते हैं जी, अनंत। एक वर्त के अंदर कितने व्यास खींचे जा सकते हैं जी, अनंत। और सुन लो, एक वर्त के अंदर कितनी त्रिज्याएं होती हैं जी, इसका आंसर भी अनंत। कितनी त्रिज्याएं होती हैं जी, अनंत। और एक वर्त के अंदर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं जी, इसका आंसर, ये सारी जीवाएं हैं, इसका आंसर भी है जी अनंत। ठीक है जी, तो आप पढ़ोगे तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आज ये प्रश्न आया था, कल को इनमें से कोई भी आ सकता है कि एक वर्त के अंदर कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, अनंत।
एक वृत्त के अंदर कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं? अनंत। एक वृत्त के अंदर प्रत्येक त्रिज्या की लंबाई क्या होती है? समान या असमान? समान। एक वृत्त के अंदर प्रत्येक व्यास की लंबाई क्या होती है? समान। आगे बात समझ में? लेकिन ये यहाँ पे नहीं, ऐसे मत बोल देना कि एक वृत्त के अंदर प्रत्येक जीवा की लंबाई क्या होती है। इसका आंसर आएगा असमान। इसके लिए समान मत बोल देना, क्योंकि जीवा देखो यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी। तो जीवा की लंबाई तो होती है असमान प्रत्येक की, लेकिन प्रत्येक त्रिज्या हो गई, प्रत्येक व्यास हो गया, इनकी लंबाई होती है जी समान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। तो इसका आंसर हो गया जी ब। क्या आंसर हो गया जी? ब। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर जी 11 देखिए जी, बिल्कुल आसान था। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस था। वृत्त का क्षेत्रफल होता है जी, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल होता है जी पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5 कटेगा नहीं, तो आप गुणा करो इनको। 22 पंजे 110, 110 को जब 5 से गुणा करोगे तो ये आ गया जिसमें लगाओ। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसमें 7 का भाग लगाना अब आपको। 7 7 49, बच गए 6, 7 8 56, बच गया 4, 7 5 35, 78.5 क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देख लेना, 78.5 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 6। तो बस छोटा सवाल था। अगर यहीं पे वृत्त की परिधि पूछता, सरकमफेरेंस पूछता, सर्कल ऑफ सरकमफेरेंस यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि, तो होता है 2πr। बस वैल्यू पुट करनी थी, आंसर निकल जाता है। ठीक है जी, चलते हैं जी नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12। आर त्रिज्या वाले गोले का यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, सीधे सा फॉर्मूला पूछा था, होता है जी 4πr²। ठीक है जी। अगर यहीं पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछ ले यानी कि आयतन पूछ ले तो 4/3πr²। ठीक है जी आंसर। नेक्स्ट, तो आंसर ए, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। सिलेंडर का क्या पूछ रहा था जी? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है जी? वॉल्यूम होता है πr²h। और यहीं पे यदि सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो हो जाता जी 2πrh। और यहीं पे यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो हो जाता 2πr ब्रैकेट शुरू r + h। बस 3 ही तो फॉर्मूले चलते हैं सिलेंडर में, बेलन में। और यह एक 3D फिगर है। और सबसे बड़ा सवाल जो इसका आधार होता है वो होता है जी वृत्त। सिलेंडर का आधार क्या होता है जी? वृत्त। सवाल नंबर 13 कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं जी 14 पे। बिल्कुल आसान, ये कुछ आंकड़े दे रखे हैं, यहाँ पे माध्य ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था जी? माध्य। माध्य क्या होता है आपको खूब बता रखा है। सम ऑफ डाटा बटे नंबर, टोटल नंबर ऑफ डाटा यानी कि आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े, आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। तो माध्य है, जोड़िए। तो माध्य बराबर 4 + 10 + 5 + 9 + 12 कितने हैं टोटल? 5 जोड़ना है जी, जोड़िए। 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 12 30 और 10 40, 40/5, 5 एकम 5 8। तो मध्य क्या आ गया जी? 8। अगर यहीं पे मध्य का पूछ ले, क्या पूछ ले? मध्य का। तो मध्य का पूछता तो पहले इन सबको हम आरोही क्रम में जमाते। ठीक है जी। तो सबसे पहले आता 4, फिर आता 5, फिर 9 10 12। 5 थे, 2 इधर से छोड़ देते, 2 इधर छोड़ देते, बीच का नंबर क्या है? 9। तो मध्य का क्या आ जाता? 9। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट। अंतिम सवाल खालिस्तान का 15 नंबर का। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है
तो रानी आने की प्रायिकता बताओ। रानी का मतलब क्वीन, रानी का मतलब क्वीन। देखो जी, टोटल ताश के जो पत्तों की जो गेडी होती है टोटल, उसमें कितने कार्ड्स होते हैं? कुल कार्ड्स होते हैं 52। ठीक है, इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। अपने पढ़ाने का तरीका यही है, कलर के आधार पर। किसके आधार पर? कलर के। तो 52 पत्तों की ताश की गेडी में या तो रेड कलर के पत्ते मिलेंगे या आपको ब्लैक कलर के पत्ते मिलेंगे। रेड कलर के भी कितने पत्ते हैं? 26। ब्लैक के भी कितने हैं? 26। तो यहीं से भी प्रश्न बन सकता है कि ताश की गेडी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो रेड कलर का आने का, तो रेड कलर के कितने हैं जी? 26। तो प्रायिकता हो जाएगी 26/52 ब्लैक। अब इसी प्रकार रेड को भी 2 भागों में बांट देते हैं और ब्लैक को भी 2 भागों में बांट देते हैं। ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। एक होता है ईंट का पत्ता, एक होता है पान का पत्ता, यहाँ पे होता है हुकुम का पत्ता और चिड़ी का पत्ता। इन 13 में से एक रानी यहाँ मिलेगी, एक रानी यहाँ मिलेगी, एक रानी यहाँ मिलेगी, एक रानी यहाँ मिलेगी। तो रानी आने की प्रायिकता, कोई स्पेशल नाम तो नहीं दिया कि ईंट की रानी आए या पान की आए या उखम की आए या चिड़ी की आए, सिर्फ उसने रानी पूछा था। तो रानी कितनी है टोटल पत्तों में? 4। तो इन 4 में से कोई भी रानी आ सकती है। तो प्रायिकता होती क्या है? प्रोबेबिलिटी ये होती है फेवरेबल रिजल्ट बटे टोटल रिजल्ट, फेवरेबल रिजल्ट बटे टोटल रिजल्ट, यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यानी कि सवाल के अनुसार कितने हो गए? परिणाम 4, और कुल परिणाम, कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो 4/52, 4 एकम 4 काटोगे तो 1/13। तो प्रायिकता क्या आ गई जी? 1/13। आई होप समझ में आया होगा। तो आपको ऑप्शन वाले सवाल मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद आपको आगे के सवाल पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू साथियों। और चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब चैनल को पक्का करवाना है, अपने साथियों को भेज दीजिए।